क्या हम इसको ये जाने कि कांग्रेस में लीडरशिप खत्म हो चुकी है जो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता इस जिस तरह भारत में आप अपनी सख्त खो चुके हो, आपको नहीं लगता आप जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होने वाला है? आप मुझे बोलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आप सीनियर लीडर हुआ करते थे, आपको वहाँ से एक्सपेल क्यों किया गया? जो यासीन मलिक है ये पहले एजेंट हुआ करते थे। आपको नहीं लगता कि जो ये रिगिंग की वजह है, बेगुनाह एफआईआर्स में उनको फंसाया गया? सो साहब, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमें वोट डालो, हम आपको बीजेपी से दूर रखेंगे, और आपको पार्टी से एक्सपेल इसलिए किया गया क्योंकि आपने बीजेपी को वोट डालने से मना किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तब सच बता रही है या अब सच बता रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक बांडे और आप देख रहे हैं तामिल इरशाद। इस टाइम हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज साहब है, जो मरकज़ में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मरकज़ के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सोज साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आजकल के दिनों में कांग्रेस पार्टी पीछे होते जा रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हम इसको ये जाने कि कांग्रेस में लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है जो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? सियासी जमातों में जैसा सबके तजुर्बे में है कि सियासी जमातों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कांग्रेस बहुत पुरानी जमात है, यहाँ बड़ी स्ट्रांग है। 6 लाख गांव हैं हिंदुस्तान में, तो हर गांव में कांग्रेस का नुमाइंदा होगा। तो इसलिए अगर आपको नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की साख में, कांग्रेस की फैलाव में इस वक्त आपको नज़र आता है कि कमज़ोरी है, तो ये एक आर्जी नवीयत की चीज़ है। तो कांग्रेस की लीडरशिप स्ट्रांग है। सोनिया जी सुबह से शाम बहुत मेहनत करती रहती है और वो सरगर्म अमल है। इसी तरह से अपने तरीके से राहुल गांधी भी करते हैं और प्रियंका जी भी करती है। तो अगर आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ आपको कमज़ोर दिखाई देती है, तो ये एक आर्जी नवीयत की चीज़ है। सो साहब, आपको नहीं लग रहा है अब जो कांग्रेस पार्टी है ये 2 हिस्सों में बट चुकी है, एक ग्रुप के नाम से और दूसरा गुलाम नबी आज़ाद के नाम से? आपको नहीं लगता इस जिस तरह भारत में आप अपनी सख्त खो चुके हो, आपको नहीं लगता आप जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होने वाला है? नहीं, आप यहाँ का बंटवारा बताते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। मैंने इस मंज़र को ज़्यादा गहराई से नहीं देखा। यहाँ कांग्रेस पार्टी का सदर है गुलाम मीर, वही पॉलिसी बताते रहते हैं। दूसरे जो भी लीडर होंगे वो आवाज़ उठाएंगे, लोग सुनेंगे, तो अमल उसी पर करेंगे जो कांग्रेस पार्टी की असली पॉलिसी होगी। तो वो तो फील्ड की बात है, मैं फील्ड में ज़्यादा नहीं हूँ। सो साहब, 65 ईयर्स पहले बात करें, जब बीजेपी के 2 MPs हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले उनके मैनिफेस्टो में था हम आर्टिकल को रिमूव करेंगे। अब उन्होंने रिमूव किया, वेदर वो सही किया गलत किया, वी डोंट हैव टू गो देयर, बट वो उनका पॉलिटिकल बिलीफ था। आपको लगता है कि कश्मीर में लीडर्स का पॉलिटिकल बिलीफ है? इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, 370 बीजेपी ने मोदी जी की क़यादत में उसको अचानक अपने बल पर एकतरफा तौर कदम किया। तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो जम्मू कश्मीर के लोग जद्दोजहद में हैं और अपनी सबसे कौमों की ज़िंदगी में जद्दोजहद ज़रूरी होती है, उसका माहसल बाद में आता है। तो जम्मू कश्मीर के लोग दाखिली खुदमुख्तारी पर कभी मसलहत आमेज़ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, उसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मुझसे लेकर किसी गली कोचे में किसी से मिलिए, दुकान पर मिलिए, कश्मीरी इस पर कमर बस्ता है कि हमारी दाखिली खुदमुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज़, सौदाबाजी नहीं हो सकती है। आज नहीं तो कल इसको वापस लौटाना पड़ेगा। वो दारोमदार है, यहाँ के लोग कितनी जद्दोजहद करेंगे। यहाँ का जो मेन स्ट्रीम है वो कुछ थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन उनको हिम्मत करके खड़ा हो जाना चाहिए। मरकज़ को ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो जो चाहें करेंगे एक तरफा तौर। तो यहाँ लोग किस लिए हैं? लोगों की इज्तिमाई ज़िंदगी में जद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ हड़ताल होती है, गुस्सा है लोगों को इस पर कि हमारी दाखिली खुदमुख्तारी छीनी गई। मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है।
कि लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी। सो साहब, आप मुझे बोलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आप सीनियर लीडर हुआ करते थे, आपको वहाँ से एक्सपेल क्यों किया गया? इसलिए कि मैंने वक्त पर बीजेपी को फिरका परस्त माना और अटल बिहारी भाई वाजपेयी जी को पार्लियामेंट में कहा, मेरी तकरीर में है कि आपका चेहरा मुझे पसंद है, आप शरीफ आदमी हैं, तो गलत पार्टी में है। ये तो आरएसएस की बुनियाद है, जो गोलवालकर तो मुसलमानों को पक्का शायरी भी नहीं मानते थे, तो किस जमात में आप हैं, मगर आपका चेहरा मुझे पसंद है। आपके ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ मेरा इख्तिलाफ हुआ है, इसलिए मेरा वोट आपके ख़िलाफ़ जाएगा। दरअसल ये फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के ख़िलाफ़ है। तो मैंने जो किया था, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानना पड़ा। आपको पता है, जिस वक्त मैंने वोट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद असेंबली में 60 से ज़्यादा होती थी। बाद में वो 15 पर गिराए, क्योंकि कश्मीर के लोग नाराज़ हो गए। वो नाराज़गी अब भी है और मुझको पहचाना जाता है। मैं कोई वोट नहीं मांगता, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो वो पहचानते हैं कि ये वो शख्स है जिसने बीजेपी को रद्द किया था। सो साहब, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमें वोट डालो, हम आपको बीजेपी से दूर रखेंगे, और आपको पार्टी से एक्सपेल इसलिए किया गया क्योंकि आपने बीजेपी को वोट डालने से मना किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तब सच बता रही है या अब सच बता रही है? देखिए, बात यह है कि हर लीडर, हर सियासी लीडर जो दावा करता है, उसकी वो दलील साथ देना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दलील कैसे देगा साथ? तब भी गलत किया था, अब भी गलत करते हैं। वो कहते हैं हम बीजेपी के ख़िलाफ़ थे। आप बीजेपी के ख़िलाफ़ कब थे? तब तो इसीलिए मेरे पास कम से कम 500 खतूत उस वक़्त आ गए, अकाबरीन से, जमात इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस मशावरत, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की कितने खतूत हैं मेरी इस लाइब्रेरी में। उस वक़्त उन्होंने मरहबा मुझे कहा, और मैं जब चलता हूँ मुझे कोई बेउसूल नहीं बताता। ये तो ज़िंदगी में फ़ख्र होना चाहिए। आप झूठ बोलेंगे कल, आज सच बोलने की कोशिश करेंगे, ये तो पटरी मिलेगी नहीं कभी। इसलिए कश्मीर के लोग अपने दोस्तों को पहचानते हैं। अगर मैं उनको फ़िरका परस्ती के बारे में कुछ कहता हूँ तो वो उस पर यकीन कर लेते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में उसूल होना चाहिए, उस पर कारबंद रहना चाहिए। मुझे ख़याल है कि मैं उसूल पर कारबंद हूँ। सो साहब, अगर मरकज़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो आप 370 के बारे में क्या कहते हैं? आप उसको वापस लागू करेंगे? इसमें आपका क्या स्टैंड है? कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद 370 को बहाल करने की, दाखिली खुदमुख्तारी को बहाल करने की जद्दोजहद जारी है और मैं उस जद्दोजहद में शामिल हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब हड़ताल होती है तो मैं अंदर से थोड़ा खुश भी होता हूँ। मुझे मलाल होता है कि इन दुकानदारों का नुकसान हो जाएगा तिजारत में, लेकिन खुशी ये होती है कि ये एक तरीके से इन लोगों के पास और कोई ज़रिया नहीं है गुस्सा दिखाने के लिए, इसलिए मेरे दिल में राहत होती है ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सो साहब, अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है तो ऑब्वियसली आपकी उसमें हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर पीएचडी की सरकार बनती है तो क्या आपकी उसमें हिस्सेदारी होगी? नहीं, मैंने अपना रोल किया है, मैं किसी ओहदे की तरफ नहीं देखता हूँ। मैं लिखता पढ़ता हूँ। अभी इन्हीं बरसों में 2 मेरी किताबें आ गई तो कश्मीर पर, तो मेरा रिसर्च जारी है। तो मैंने एक किताब लिखी, ग्लिम्प्सेस ऑफ कश्मीर हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। बड़ी कामयाब हुई, यूरोपा ने छापा और 10 एडिशन उन्होंने निकाले हैं। यूरोप, अमेरिका में भी वो अंग्रेज़ी में किताब है, बड़ी मकबूल हो गई। उनके लिए बड़ा पैसा उनने बनाया, वो तो उनका जायज़ था क्योंकि मैंने राइट उनको दिया था। और मेरी खुशी है कि काफ़ी वो किताब फैली, तो मैंने सही नताइज अख़ज़ किए थे। तो ज़िंदगी में उसूल बनाना चाहिए, उस पर कारबंद रहना चाहिए। दिल में खुशी होती है, आप अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताते हैं। मैं उसी मंजिल में हूँ। सजाद लोन ने रिसेंटली बोला कि यासीन मलिक को फ्री ट्रायल मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, फ्री ट्रायल तो मिलना चाहिए। यासीन मलिक साहब ने जो भी किया या वो कहा अगले ज़माने में, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोगों की यकगोना हमदर्दी है यासीन मलिक साहब के साथ। इसलिए यासीन मलिक के आमाल को, उनके सियासी कैरियर को मजमूई तौर देखना चाहिए।
पिन पॉइंट करके उनको सज़ा मिलेगी तो कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे। फेयर ट्रायल होना चाहिए, आवाम के सामने उनके ख़िलाफ़ जो है वो सब लाना चाहिए ताकि आवाम फैसला करेंगे। तो ये सो साहब, आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ 87 में जो इलेक्शन में रिगिंग की, जो यासीन मलिक है ये पहले एजेंट हुआ करते थे, आपको नहीं लगता कि जो ये रिगिंग की वजह है बेगुनाह एफआईआर्स में उनको फंसाया गया? यासीन मलिक के साथ जो किया गया है उसकी सज़ा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो गई। मैंने आपको कहा तो एक ज़माने में उनके असेंबली में 60 से ज़्यादा नुमाइंदे होते थे, बाद में वो 15 पर गिर आए और आज कश्मीर के लोग उनकी तुलना करते हैं। ये नहीं कि ये सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि उसको पीडीपी के साथ मुकाबला किया जाता है। वो एक जमात है, मान लो 2-4 सीटें वो ज़्यादा ले लेंगे, मगर उनके नज़दीक पीडीपी भी है, अब सजाद गनी लोन साहब की पार्टी भी है, अल्ताफ़ बुखारी साहब मंदिर पर आ गए हैं अपनी पार्टी। तो इस तरह से सियासत का कारोबार जो है, अब इसका अबजद जो है उसमें काफ़ी क्या कहते हैं कंपटीशन है, मुकाबला है, और लोग खुद तोलेंगे इनको। ऐसा नहीं है कि कोई सियासी पार्टी कहेगी ये पार्टी बरतर है। आपने उसूल का कंप्रोमाइज़ अगर किया तो कश्मीर के लोग जानते हैं क्या करना चाहिए। सो साहब, आपको नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ के नौजवानों को मजबूर किया गन उठाने पर? नहीं, वो शिकायत तो है, क्योंकि जब अवामी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जाता है तो लोग तंग आकर वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें ताकत का मुजाहरा होता है। तो वो तो गलत हो गया एक मौके पर। अब मुझे लगता है कि चीज़ें सेटल हो गई हैं। यहाँ जो नेशनल ये जो मेन स्ट्रीम है कश्मीर का, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, क्या कहते हैं सजाद गनी लोन कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी जमातें हैं, सारी जमातें कम्युनिस्ट हैं। तो हर एक को जदोजहद का रास्ता मिल गया है, और रास्ता उन्होंने अपनाया है, और जमहूरी तरीके से इनको ये ना अपनी ताकत के इसी मुताबिक हिस्सा मिलेगा। सो साहब, आप मुझे बोले, क्या कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुल्क की बागडोर में मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मोदी का रास्ता जो है वो उसमें बड़ी तंगी है। वो टाइट जैकेट है, और हिंदुस्तान के लोग टाइट जैकेट नहीं माने, उनको जमहूरियत का चस्का लग गया है। आप देखेंगे मोदी का जितनी ताकत है इसको अवामी सतह पर पसपाई होगी, और कांग्रेस जैसी लीडरशिप उनको है, सोनिया गांधी आगे है, और पूरे हिंदुस्तान में सोनिया जी के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है, बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि वो अपने जहन में, अपने काम में बहुत ही दयानतदार हैं, और बड़ी ताकतवर लेडी है वो, और उसी के साथ राहुल गांधी वगैरह भी हैं। तो कांग्रेस जमात है ना, आप देखेंगे उनको अपना हिस्सा मिलेगा, उनको सेकुलर माना जाता है, और इस मुल्क में सेकुलर वोट भी बहुत है। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान जो हैं उनको जमहूरी ताकत है, वो कहाँ जाएंगे? तो हो सकता है उनकी वजह से भी पलटाबारी हो जाएगा कहीं। तो हिंदुस्तान में जमहूरियत जम गई है, इस जमहूरियत को मोदी शासन में नुकसान नहीं पहुंच सकता है। कोशिश तो वो करेंगे, जबर के रास्ते से नहीं होगा। और ये जो फाशिज्म की तरफ आज मुल्क जा रहा है, मतलब हिंदू स्टेट बनाने का इनको ख्याल है, हिंदुस्तान हिंदू स्टेट नहीं बन सकती। ये जमहूरियत उस्तवार हुई है। 17 बरस नेहरू ने जमहूरियत को मुस्तहकम किया, 17 बरस इंदिरा गांधी ने मुस्तहकम किया, और आज कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लालू प्रसाद की पार्टी और दूसरी ममता बनर्जी, ये एक बड़ा महाज है, और मुझे लगता है कि इसका काफ़ी असर है। अभी देखिए, ममता को हराने के लिए बीजेपी ने कितने हथकंडे किए, लेकिन ममता बनर्जी का झंडा बड़ा गाड़ा गया है वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए यहाँ एक डाइवर्सिटी है पॉलिटिकल क्लास की। तो आप नॉर्थ के लोग साउथ पर कब्जा करके नहीं बैठेंगे। तो आप देखेंगे तमिलनाडु से लेकर यूपी तक
सेकुलर वोट भी मुनज़्ज़म हो गया है और जमहूरी कदरों का एहतराम किया जाएगा जो भी इलेक्शन आ जाएगा। सो साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि देखो आर्टिकल 370 कोर्ट में चल रहा है, जैसे कि बाबरी मस्जिद का केस हो गया, 125 देश करोड़ वासियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जो 35A है जिसमें हमारे जॉब राइट्स आते हैं, लैंड राइट्स आते हैं, आप और मैं, अगर मैं भी बोलूँगी आर्टिकल इज़ रिमूव्ड, इट हैज़ बीन स्क्रैप्ड, आप भी यही बात करते हो, देन आई डोंट थिंक सो डिफरेंट लाइज एनीवेयर। लेकिन आप इसको ग्राउंड लेवल पे इसके लिए क्या करते हो? क्योंकि आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे कि आप भी वही बोलोगे, हम भी बोलेंगे, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। आपका सही है। सवाल यह है कि 370 पर कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर की वाज़ह अक्सरियत ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। कल को वोट होगा तो 370 के लिए वोट मिलेगा। हमारी दाखिली खुदमुख्तारी को कोई ताकत दुनिया की छीन नहीं सकती है। इसीलिए जब यहाँ हड़ताल होती है, अचानक कोई लीडर नहीं सामने होता है, लोगों का एक एहसास है कि हमारे साथ गलत हो गया, तो मैं तो उसी रास्ते पर हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि हम दाखिली खुदमुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आज नहीं तो कल मरकज़ी सरकार को ये अक्ल आएगी कि हम लोगों की भावनाओं को, लोगों की आरज़ुओं को कुचल नहीं सकते हैं। और यहाँ तहरीक जारी है, चाहे हड़ताल हो जाए, चाहे नाराज़गी हो जाए, कश्मीर के लोग नाराज़गी दिखाते रहेंगे जब तक मरकज़ इंसाफ नहीं करेगा। वो मरकज़ तस्लीम ही नहीं होगा अवामी सतह पर जो जबर का रास्ता इख्तियार करे। सो साहब, अभी इधर को बताइए, मोदी के जो लोग यहाँ आते हैं उनके साथ ही कोई जलसा होगा, कोई इस्तकबाल होगा? वो ऐसे है जैसे कश्मीर कॉलोनी हो गई है, तो कश्मीर के लोग कभी कॉलोनी तस्लीम नहीं करेंगे। सो साहब, जैसे आप बोलते हो कि सारे लीडर्स, किसी लीडर ने आज तक कभी बात ही नहीं की है इस बारे में। जब वो जेलों में थे, नज़रबंद थे, बाहर आने के टाइम उन्होंने लिख के दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू इवन टॉक अबाउट इट। आप मुझे बोलिए कि बात ही नहीं की। अब लोग उन पे कैसे बिलीव करेंगे कि सब नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, आर्टिकल वापस आ जाएगा? बड़ा अच्छा है, ताकत का मंबा जो है वो लोग होते हैं। हाँ, सियासी जमातें आती जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, ताकतवर होती हैं। यहाँ जो मेन स्ट्रीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कम्युनिस्ट पार्टी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तो ये सब लोग कारकुन हैं और फील्ड में हैं। इनको अपना कच्चा चट्टा इनकी सियासत का सामने आएगा। यहाँ चोरी नहीं हो सकती है वोटिंग की, क्योंकि उनको बट्टा लग जाएगा। जमहूरी तरीके से वोट पड़ेंगे और मेरा इत्मीनान है कि लोग इंसाफ के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। आम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। शुक्रिया अपना इस लिहाज से कश्मीर का मुस्तकबिल बड़ा स्ट्रांग है। सो साहब, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोद साहब। तो दीजिए इजाज़त, मैं महक बांडे।